कक्षा 12 हिंदी काव्यखंड कविता पतंग आलोक धन्ना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आलोक धन्ना का जन्म सन 1948 मुंगेर बिहार में हुआ। आप विज्ञान के छात्र थे, हिंदी की तरफ रचना करने की ओर उन्मुख हुए। ये विशेष बात, बहुत सारी रचनाएं तो आपने नहीं किया, किंतु जितनी रचनाएं की हैं वो अपने आप में आपको ख्याति तक ले जाने में समर्थ। जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रोनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती। आपकी भाषा शैली साहस, सरल और भावों का संप्रेषणशीलता उसमें विद्यमान है। 60 और 70 दशक के स्वच्छंद कवि आपने कविता के रूप में पतंग, दुनिया रोज बनती है, 3 भागों में है और जिसका तीसरा भाग पतंग शीर्षक जो कविता का है वहां से लिया गया है। और हमारी पाठ्य पुस्तक में जो यह कविता है पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन जो है वो कवि ने बड़ी सजगता से, बड़ी सरलता से प्रकृति के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए चित्रित किया है और बहुत ही सुंदर बिंबों का प्रयास, बूटाकारी की है, कसीदाकारी की है, क्योंकि बच्चों के मन में पतंग को लेकर के कई प्रकार की भावनाएं उमड़ती हैं बच्चों के मन में और रंग बिरंगा सपना उनके मन में सजता है। और जब वे पतंगे आसमान में ऊंचाई पर उड़ती हैं तो बालमन उसको किस प्रकार से छूना चाहता है और उस आनंद में किस प्रकार से अपने आप को खो देता है, उसके पार जाना चाहता है। तो यह कविता जो है अपने बिंब और प्रतीकों के माध्यम से इस पार से उस पार जाने का सजग माध्यम बन जाती है। जहां छतों के खतरनाक किनारे हैं, शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, दिशाओं का मृदंग की तरह बजना है, उनका गिरना और संभलना है, पृथ्वी का घूमकर उनके कदमों पर आ जाना है और हर नई पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाने का जो उनमें साहस है, ये उनको बार बार भादों बीत जाने के बाद शरद ऋतु का इंतजार कराता है। विशेषता इस बात की है कि इस कविता को पढ़ने के बाद वयस्क मन भी उस दृश्य का साक्षात्कार करता है और बालमन की तरह हिलोरे लेना लगता है। तो आइए हम लोग देखते हैं
पतंग कविता जो हमारे पाठ में है, सबसे तेज बौछारें गई। भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरा शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को निहारते हुए, चमकीले इशारे से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की चीज और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, किसरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो बच्चों, भादों बरसात ऋतु की प्रौढ़ावस्था का माह है, जिसमें कवि जो है प्रकृति का चित्रण करते हुए प्रकृति की छटा का दीदार कराया है कि उस समय प्रकृति जो है, प्रकृति में आसमान में काले काले घने बादल घिरे हुए हैं, बरसात से धरती उत्फुल्ल से संफुल्ल है, हरियाली सर्वत्र व्याप्त है, बौछारें पड़ रही हैं और ये अब बीतने वाली है, अर्थात भादों की बौछारें अर्थात बरसात का गमन होने वाला है। बरसात ऋतु के गमन के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, जिसमें संपूर्ण धरती सूर्य और चांद के प्रकाश से अत्यंत प्रकाशित होती है, आह्लादित होती है और देखने वालों के मन को बलात् आकर्षित करती है, क्योंकि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबल तर पर। इसका वर्णन कई कवियों ने किया है शरद ऋतु का। तो इस प्रकार से शरद ऋतु एक ऐसा माहौल बच्चों के सामने उपस्थित किया है और उस शरद ऋतु के माहौल में बच्चों के बाल मनोवृत्ति का जो चित्रण आलोक धर्मा जी ने किया है, वो वास्तव में अविस्मरणीय है। वो बताते हैं कि सबसे तेज बौछारें अर्थात बरसात ऋतु के भादों का जो महीना है वह व्यतीत होने को आ गया है, उसका गमन हो रहा है, बरसात ऋतु का गमन हो रहा है। काली घटाएं जो घिरी हुई थी, अब वे साफ हो गई। क्यों साफ हो रही हैं? क्यों? आकाश स्वच्छ धवल हो गया है, सूर्य का प्रकाश तीव्रता के साथ धरती पर आलोकित कर रहा है, क्योंकि काली घटाएं अब छट चुकी हैं, बरसात ऋतु का गमन हो चुका है, अब शरद ऋतु का आगमन आ गया है। और वह शरद ऋतु कैसे आती है, तो प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है? प्रकृति शरद ऋतु में सूर्य जब अपने स्वर्णिम लालिमा से युक्त किरणों के साथ इस आलोक को आलोकित करता है, तो वह सुबह, वह प्रातःकालीन शरद की बेला का जो सुबह है, वह खरगोश की आंखों जैसा दिखाई पड़ता है, रक्तिमा से युक्त, लालिमा से युक्त, अर्थात खरगोश की आंखों जैसी लालिमा से युक्त शरद काल की प्रथम बेला है। ऐसे में शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए अर्थात समस्त बाधाओं को, ऐसे मान रहा है कवि यहां प्रकारांतर से कि जितनी भी बाधाएं थी उन बाधाओं को पार करते हुए शरद ऋतु आ गई। और ऐसा मान रहा है जैसे कोई व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर के, वह शरद ऋतु साइकिल, अपनी चमकीली साइकिल पर सवार होकर के और बच्चों को ये बताने के लिए घंटी बजाती है, इशारा करती है कि ऐ बच्चों, ऐ बालकों, तुम अब आ जाओ। क्यों आ जाओ? जोर जोर से इशारा करते हुए कि आ जाओ,
चमकीले इशारे से बुलाते हुए कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों को, झुंड को, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को वह इशारा करते हुए आकर्षित करती है, बुलाती है कि यह प्रकृति जो है आपके लायक परिवेश को सजा दिया है, धजा दिया है। अब आप यहां पर अपनी इच्छाओं को, आप मनोवृत्तियों को, कल्पनाओं को आप यहां साकार कर सकते हैं। पतंग एक प्रतीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य कि आप यहां पतंग उड़ा सकते हो, तुम पतंग उड़ा सकते हो, ए बच्चों की झुंड, ए बच्चों का समूह, तुम अब यहां पर पतंग उड़ा सकते हो, क्योंकि पतंग उड़ाने का जो परिवेश है वह प्रकृति ने सजा रखा है। चमकीले इशारे से बुलाते हो, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को इतना मुलायम, स्वच्छ धवल, क्योंकि अगर कालिमा से युक्त रहेगा, बादलों से घिरा हुआ रहेगा, बारिश होती रहेगी तो पतंग नहीं उड़ पाएगी, क्योंकि विघ्न बाधाओं में पतंग नहीं उड़ पाएगी। इसलिए आकाश को नरम बनाते हुए, स्वच्छ धवल बनाते हुए, पारदर्शी बनाते हुए कि पतंग वहां पर निर्विघ्न रूप से उड़ सके, कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, क्योंकि पतंग प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार से बालकों का मन भी, उनकी कल्पनाएं भी, उनकी सोच भी, उनकी इच्छाएं भी ये पतंग की ही तरह हल्की होती हैं। इसलिए वो रंगीन चीज सबसे, हमारे लोक व्यवहार में भी कहा जाता है, किसी वस्तु को अगर हल्का से हल्का अगर उसे बताना होता है तो कहते हैं यार जैसे बिल्कुल पतंग है। अर्थात यह माना जाता है व्यावहारिकता में कि पतंग सबसे हल्की है वस्तु, तो सबसे हल्की वह पतंग जो है वह कागज उड़ सके, और भी क्या, बांस की सबसे पतली कमानी उसमें जो लगी है उसके भी उड़ने के लिए कहा भी जाता है संगत स्वभाव लौह पानी में तैरे। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण हो जाए। यद्यपि लोहे का स्वभाव है पानी में डूब जाना और लकड़ी का स्वभाव है पानी में तैरना, किंतु जब लोहे का साथ संगति लकड़ी से होता है तो लोहा भी अपने स्वभाव को छोड़ करके पानी में तैरने लगता है। आप वो नाव में इस स्थिति को देख सकते हैं जो मैंने अभी यहां पर उदाहरण दिया। तो पतली कमानी भी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों कितनी नाजुक दुनिया कि किलकारी बजाते हुए, सीटी बजाते हुए बालमन जो है वह आह्लादित हो जाए, आनंदित हो जाए। ऐसा अवसर जो है शरद ऋतु ने अपने परिवेश में दे रखा है बच्चों को अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए, अपनी मनोवृत्तियों को जाहिर करने के लिए, अर्थात उस पतंग को निर्विघ्न रूप से नभ में उत्तोलित करने के लिए। दूसरे पद में आते हैं हम, जन्म से ही वह अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वह दौड़ते हैं बेशुद्ध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेग भरते चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे होते हैं अपने रंध्रों के सहारे। यहां पर कवि ने कपास शब्द का उल्लेख किया है। कपास का तात्पर्य हमारे जनमानस में बिल्कुल स्वच्छ धवल और कलुषता विहीन माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से बाल इच्छाएं भी, बाल कामनाएं भी, बाल मनोवृत्तियां भी, बाल कल्पनाएं भी वो कपास की तरह बिल्कुल हल्की, निष्प्रिय,
छल, दंभ, द्वेष, पाखंड इत्यादि जो कुत्सित मनोवृत्तियां हैं इनसे परे होता है। और भी यहां पर प्रकारांतर से कवि जो है प्रकृति के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति जो है उस कपास की तरह उस परिवेश को बना रखा है बच्चों को अपनी बाल मनोवृत्तियों को क्रियात्मक रूप देने के लिए, अर्थात बच्चे अपना कार्य आसानी से संपादित कर सकें। इसलिए प्रकृति ने इस पूरे परिवेश को कपास जैसा हल्का सुकोमल बना रखी। उस समय गिरने से अर्थात पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पायों के पास, इतना चंचलता है उन बच्चों के मन में, उनके पैरों में, कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरी पृथ्वी जो है वो सिमट करके उनके पैरों के पास आ गई है। जब वे दौड़ते हैं, क्योंकि उनके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा वातावरण उपस्थित कर दिया है कि जब वह दौड़ते हुए है तो वह बेसुध हो जाते हैं, अपना भूल जाते हैं, अपना सब कुछ भूल जाते हैं, अपना गम, अपने कष्ट, अपनी पीड़ाएं वो सब भूल जाते हैं। इसलिए बेसुध हो जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं अपने कार्य में, अपने उस पतंग उड़ाने की वृत्ति में निमग्न हो जाते हैं। और जब कभी छतों को भी नरम बनाते हैं, यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे जब वह छतों पर आते हैं उड़ाने के लिए पतंग को, तो उनकी इस वृत्ति को देख करके छत भी उनके लिए अपने उस कठोरता को त्याग करके नरमता में बदल जाता है, नरमी में बदल जाता है। अर्थात कवि यहां कहता है कि उनकी इस वृत्ति को देख करके, उनके इस फैसले को देख करके, उनके इस जज्बे को देख करके, उनके इस हौसले को देख करके वह छत, कठोर छत भी अपने आप में नरमता ला देता है, नरमी ला देता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अर्थात वह दिशाएं, जितनी भी दिशाएं हैं वह ऐसे लगता है कि जैसे उनके इस कृत्य से एक वाद्य यंत्र की तरह बज रहा हो और वह पेट भरते हुए चले आ रहे हैं उसमें निर्विघ्न रूप से। वे अत्यंत उत्साहित होकर, हर्षित होकर के अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए वे अपने कार्य में संलग्न है, निमग्न है और डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक डाल की तरह, डाल जैसे झुकती है उसी तरीके से उस छत को वे समझ रहे हैं कि ये छत भी झुक रहा है, आनंद ले रहे हैं। वो डाली समझ रहे हैं बच्चे, और वह छत भी उस तरीके से उनके सामने पेश हो रहा है, अपनी स्थिति को, अपनी कठिनता को त्याग करके, सरलता में परिणित करके। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। इतना बच्चे रोमांचित होते हैं, इतना आह्लादित होते हैं, इतने निमग्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि उनको जो खतरनाक स्थिति है छत के किनारे से गिरने की, वह भी उनको गिरने से बचा लेती है। अर्थात उनके मन में किसी भी प्रकार का भय ही नहीं है, और यही भय जो नहीं है उनको हर कठिनाई से बचा लेता है। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, अर्थात इस प्रकार से जो उनके क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों से ही वो आह्लादित हैं। और जो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां थाम लेती है महज एक धागे के शरीर, अर्थात जो उनकी ऊंचाई, उनके पतंगों की ऊंचाई है, उनके बाल कल्पनाओं की जो ऊंचाई है, उनके जो मनोवृत्तियों की ऊंचाई है, जो उनके प्रसन्नता की ऊंचाई है, जो उनके आह्लाद की ऊंचाई है, वही ऊंचाई जो है उनको इस प्रकार के अवरोधों से, इस प्रकार की खतरनाक स्थितियों से बचाने में उनको सहयोग करती है। ऐसे लगता है कि जैसे वह धागा ही उनके लिए ये बहुत बड़ा उनका सहायक हो, और पतंगों के साथ वह भी उड़ रहे होते हैं, क्योंकि शरीर तो उनकी रहती है लेकिन उनका मन जो है वह उस पतंग के साथ होता है। इतने वह निमग्न हो जाते हैं, इतने वह अपने रंध्रों के सहारे, अर्थात उनके जो छिद्र हैं, उनके शरीर के जो रोमांचित रंध्र हैं, छिद्र हैं, उसी के सहारे वह उस पतंग तक अपने को उपस्थित करके समस्त खतरनाक स्थितियों से अपने आप को बचा लेते हैं।
अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर वो सुनहरे सूरज के सामने आते हैं और पृथ्वी और भी तेज घूमती है आती है उनके बेचैन पड़ने के पास। सबसे कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिसमें कवि अपने आप को उन बच्चों के लिए समर्पित बताता है। कवि बताता है कि अगर वे बच्चे कभी गिर भी जाते हैं, पहली बात तो गिरते नहीं, अगर गिर जाते हैं तो गिरना भी मानव जीवन का एक अभिन्न पहलू है, क्योंकि कहा भी गया है कि गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार। कर्मवीर को किसी भी जीत और हार का फर्क नहीं पड़ता है। जो कर्मवीर पुरुष होते हैं वो जीत और हार उनको हमेशा एक नई चीज सिखाती है। गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। कुछ लोग पराजय से, कुछ लोग हार से, कुछ लोग असफलता से पराजित हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्मवीर पुरुष होते हैं, वो हर हार से, हर पराजय से, हर असफलता से एक नई प्रेरणा लेते हैं और अपने को नए कलेवर में पेश करके सफलता को अर्जित करते हैं। ठीक वही इसी भाव को कवि जो है इस कविता के माध्यम से बच्चों के लिए प्रस्तुत करता है। कवि कहता है कि किसी भी कारणवश यदि वे गिर भी जाते हैं तो अपने जीवन में कभी न गिरने की प्रेरणा पा जाते हैं। गिरना स्वाभाविक है, अगर व्यक्ति गिरता नहीं है तो उसे एहसास नहीं होता है। इसलिए बच्चों को कवि यहां पर गिराना भी चाहता है और गिराने के बाद उन्हें भविष्य के प्रति सतर्क करने का संदेश देता है कि वो इसके बाद फिर कभी ना गिरे। और अगर बच भी जाते हैं तो निडर हो जाते हैं। क्यों निडर हो जाएंगे? क्योंकि खतरनाक स्थितियों का सामना करने का साहस उनके अंदर हो जाएगा। और जब व्यक्ति के अंदर खतरनाक स्थिति का सामना करने की खतरनाक स्थिति को सामना करने का हौसला आ जाता है, वही व्यक्ति आगे चल करके अपने जज्बात को, अपने सपनों को साकार करने में सक्षम होता है और निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने अर्थात स्वयं उपस्थित होकर के एक नए सवेरे की तरह, एक नए सूरज के रूप में वह आते हैं, जिसमें पृथ्वी और भी तेज अर्थात उनका मनोबल और तीव्रता से बढ़ जाता है और भी अच्छी तरीके से कार्य करने का साहस उनमें हो जाता है। प्रकृति भी उनका साथ देती है, सूर्य भी उनको तरुणाई देता है, प्रकाश देता है और पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। अर्थात वे बच्चे इस प्रकार से अपनी कार्यशैली के माध्यम से प्रकृति के अंदर हुए परिवर्तन का किस प्रकार से सदुपयोग करके अपनी बाल इच्छाओं को, बाल कल्पनाओं को साकार करने का प्रयत्न करते हैं और प्रकृति भी उनके इस प्रयत्न में अपना सब कुछ पारंपरिक नियमों को तोड़ करके उन बाल कल्पनाओं को साकार करने के लिए अपने को प्रस्तुत करती है। इस कविता का यही भावार्थ है और मेरा विश्वास है कि सभी बच्चों को यह कविता समझ में आई होगी और कहीं भी कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।